वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी डिसीज है जो कि वायरस की वजह से होती है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। एनिमल्स में ही नहीं, प्लांट्स में भी होती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एनिमल वायरस के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से एनिमल वायरस हैं जो कि एनिमल में या ह्यूमन बीइंग में डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में कौन सी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे? एड्स। एड्स बहुत कॉमन नेम है, सभी ने सुन रखा होगा और ये भी पता होगा कि HIV वायरस की वजह से होता है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या हो गया? HIV वायरस, जो कि एड्स डिसीज कॉज करता है। किसमें? एनिमल सेल में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आपको उस PDF की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। तो वायरस के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है और दूसरा ही एनिमल वायरस के बारे में भी पूरी एक वीडियो विद डिस्क्रिप्शन विद नोट्स मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोनों की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप उन दोनों को पहले देखते हैं उसके बाद एनिमल वायरस के बारे में जानेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एड्स डिसीज जो कि किसकी वजह से होती है? HIV वायरस की वजह से होती है। तो एड्स की क्या फुल फॉर्म है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये है एड्स की डेफिनेशन, जो कि HIV वायरस की वजह से होती है। और HIV वायरस की क्या डेफिनेशन है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये बीमारी यानी कि एड्स सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड हुई थी US में 1981 में। एक्चुअल में इस डिसीज में होता क्या है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम कैसे वीक हो जाएगा कि जो हमारी T सेल्स होती हैं उनका नंबर कम हो जाता है। T हेल्पर सेल आपने सुना होगा, ये हमारी इम्यून सेल होती हैं। तो इनका जो नंबर होता है ये डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये होता है मेन एड्स की बीमारी में। तो हम कह सकते हैं अब जो HIV वायरस है ये किस तरीके का वायरस है? ये है रेट्रोवायरस। ये कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस है, यानी कि रेट्रोवायरस फैमिली से है। और सब फैमिली क्या है इसकी? लेंटिवायरस। अब जो HIV वायरस होता है वो दो तरीके के होते हैं, HIV-1 एंड HIV-2। तो एड्स बीमारी होती है वो मेजरली HIV-1 वायरस की वजह से होती है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अभी रिसेंटली में अफ्रीकन ग्रीन मंकी में से एक वायरस आइसोलेट किया है जिसका नाम है साइमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये बिलीव किया जाता है कि ये जो वायरस है ये HIV-1 और HIV-2 दोनों से ही रिलेट करता है, जिसकी वजह से इसको बोल दिया गया कि ये HIV का एंसेस्टर है। ये सभी पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, मैं बस इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। HIV को फॉर्मली हम ARV, HTLV थर्ड और LAV भी बोल सकते हैं। अब ARV का क्या मतलब है? एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस। HTLV थर्ड का क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन T लिम्फोट्रोफिक वायरस। LAV का क्या मतलब है? लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज HIV वायरस की। अब हम बात करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो HIV वायरस कुछ इस तरीके का होता है, आइसोहेटेरोलिस की शेप होती है, एनवलप्ड होता है यानी कि एनवलप प्रेजेंट होता है। और ये जो एनवलप होता है ये इसमें स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि जो स्पाइक्स होती हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं ये दो पार्ट होते हैं, यानी कि जो बाहर निकला हुआ ये ब्लैक शेडेड एरिया जो आपको दिख रहा है ये होता है GP120 और ये अनशेडेड पार्ट जो दिख रहा है ये होता है GP41। तो ये दोनों मिलके एक स्पाइक बनाते हैं। GP का क्या मतलब है? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये 120 और 41 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मास ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का कितना मास है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि स्पाइक्स होते हैं इनका क्या वर्क होता है? तो जब ये होस्ट सेल से, होस्ट सेल इसमें क्या होगा? T सेल्स, ठीक है ना।
तो जब होस्ट सेल से ये अटैच होंगे तो अटैच होने के लिए रिसेप्टर चाहिए और टी सेल का रिसेप्टर होता है CD4। तो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है टी सेल यानी कि होस्ट सेल और वायरस का, वो कैसे होगा कि टी सेल का रिसेप्टर CD4 अटैच होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। तो ये है एक सिंपल ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन। उसके बाद ये रेड सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है कॉनिकल होता है, ये एक्चुअल शेप इसकी। तो ये होती है कैप्सिड जो कि P24 प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये जो कैप्सिड होती है अप्रोक्सीमेटली 2000 कॉपीज कैरी करता है P24 प्रोटीन की। अब कैप्सिड और एनवलप के बीच में जो लेयर होती है ये P17 प्रोटीन की बनी हुई होती है और इसे हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब कैप्सिड के अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है HIV वायरस का। जैसे कि हमने बोला था कि जो HIV वायरस होता है ये एक रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस कौन से वायरस होते हैं? जिनमें जो जीनोम होता है एज ए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। इसका जो जीनोम होगा वो क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होते हैं और वो भी 2 स्ट्रैंड होते हैं RNA के। हम देखते हैं HIV वायरस के जीनोम के बारे में। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि HIV रेट्रोवायरस होता है तो +10 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होती हैं और वो भी 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था। अब जो HIV-1 वायरस होता है इसका जो जीनोम होता है RNA है तो RNA जीनोम हम बोल सकते हैं। तो RNA जीनोम में 9 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी? 9 जीन्स होती हैं और अप्रोक्सीमेटली 9 kb की होती हैं। इस तरह से 9 प्रोटीन अरेंज होती हैं एक RNA स्ट्रैंड में। अब ये 9 प्रोटीन गैग, पोल, ENV, VIF, VPU, VPR, T18, REV, NEF ये होती हैं 9 proteins which these proteins are present in one strand of RNA genome। तो ये HIV-1 वायरस के जीनोम के बारे में है। अब जो HIV-1 वायरस होता है और HIV-2 दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि HIV-2 में VPU जीन की कमी होती है, इसकी जगह कौन सी होती है? VPX। ये एक मेजर डिफरेंस है HIV-1 वायरस और HIV-2 वायरस में। तो HIV के जीनोम के बारे में हमें पता चल गया, स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि इसके लिए होस्ट सेल कौन सी होती है? T सेल्स होते हैं, यानी कि वो सेल्स जिन पे CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब मेन पॉइंट ये है कि ये वायरस कैसे इन्फेक्ट करेगा ह्यूमन सेल यानी कि T4 सेल को। तो ऑब्वियस सी बात है रेप्लिकेशन करेगा अपना T सेल्स के अंदर। तो ये रेप्लिकेशन यानी कि लाइफ साइकिल जो होगी वो कैसे कैसे आगे प्रोसीड होती है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं HIV वायरस रेट्रोवायरस है। तो रेट्रोवायरस की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपना RNA को DNA में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो HIV भी कुछ ऐसा ही करता है। तो इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं कैसे कैसे रेप्लिकेट करता है, इन्फेक्ट कैसे करेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? किसी भी वायरल इन्फेक्शन का अटैचमेंट, यानी कि जो होस्ट सेल होगा और जो वायरस होता है उन दोनों का इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन कैसे होगा? तो TH सेल्स और मैक्रोफेजेस दोनों में CD4 रिसेप्टर होते हैं। तो CD4 रिसेप्टर के साथ वायरस के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं GP120, ये अटैच हो जाते हैं किसके साथ? होस्ट सेल के साथ। इसमें CD4 का क्या फुल फॉर्म है? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये जो CD4 होता है ये रिसेप्टर है और इंटरेक्शन करने के लिए को रिसेप्टर की भी जरूरत होती है, जैसे कि CCR5 प्रेजेंट होता है मैक्रोफेजेस सेल में। को रिसेप्टर यानी कि इस तरीके से को रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं CD4 के साथ। और टी सेल्स में कौन सी होती है? CXCR4। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, को रिसेप्टर्स होते हैं, ये होता है मैक्रोफेजेस में और ये होता है टी सेल में। तो ये एक मेन डिफरेंस है दोनों के रिसेप्टर्स के लिए। तो आते हैं अपने पॉइंट पे ही कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अटैचमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो हमारा वायरस है ये सेल के अंदर जाना चाहिए। तो सेल के अंदर किस प्रोसेस से जाता है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो कैप्सिड होता है और जीनोम और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? वायरस के अंदर, ये तीनों ट्रांसफर होते हैं सेल के अंदर और जो एनवलप होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? एंडोसाइटोसिस के थ्रू
होता है कि अब तीसरा स्टेप क्या होगा, अनकोटिंग। अनकोटिंग का क्या मतलब है, जो कैप्सिड है ये अनकोट हो जाएंगे, यानी कि ये डिसॉल्व हो जाएगी और सिर्फ आरएनए और एंजाइम बच जाएंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप, क्या, अनकोटिंग। अब अनकोटिंग के बाद मेन प्रोसेस शुरू होती है जो कि रेट्रोवायरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड प्लस सेंस होता है, ये चेंज हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरस अपने साथ लेके आया था, इसी एंजाइम की मदद से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आरएनए से डीएनए में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, तो इसी प्रोसेस को पहले हम डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता होता है आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो गया एचआईवी वायरस, लेकिन किस किस तरीके से हुआ, यानी कि इनमें भी हम कुछ सब स्टेप्स देखेंगे। अब आरएनए से वायरल डीएनए बनने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है टीआरएनए की। टीआरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, और ये जो टीआरएनए प्राइमर होता है ये किससे मिलता है, ये होस्ट सेल का ही यूज करता है वायरस अपना डीएनए बनाने के लिए। क्या होता है कि जो वायरल आरएनए होता है, ये वायरल आरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 5 प्राइम पे कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, तो इन सीक्वेंस को हम बोलते हैं पीबीएस सीक्वेंस, यानी कि प्राइमर बाइंडिंग सीक्वेंस। अब क्या होता है, जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए पीबीएस सीक्वेंस के साथ हाइब्रिडाइज कर जाता है। हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या होगा कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेगा, लेकिन ये कौन सा होगा, डीएनए का होगा। अब क्योंकि ये क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंस होगा, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है, यानी कि नेगेटिव सेंस डीएनए बनाता है। अभी एक सिंगल स्ट्रैंड बन चुका है हमारे डीएनए का। अब क्या होगा, ये अब किस फॉर्म में आ गया, एक तो ये नेगेटिव सेंस किसका, डीएनए का, और दूसरा ये ही पॉजिटिव सेंस आरएनए का। तो ये बना लेते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड। तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्योंकि ये जो आरएनए स्ट्रैंड है इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी जगह किस चीज की जरूरत है, पॉजिटिव स्ट्रैंड, वो भी किसका, डीएनए का, तभी तो जाके हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। तो क्या होगा कि आरएनएज एच एंजाइम आता है, और ये जो आरएनएज एच एंजाइम होता है ये भी वायरल एंजाइम है, यानी कि वायरस अपना एंजाइम खुद लेके आता है। तो ये आरएनएज एच एंजाइम क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डिग्रेड कर देता है। क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। अब क्या बचा, सिर्फ डीएनए बचा सिंगल स्ट्रैंडेड, वो भी माइनस स्ट्रैंड का। अब ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है। तो इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सब प्रोसेस किसके अंडर में होगा, कौन से एंजाइम के अंडर में होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ होता है। तो इस तरीके से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होगा वो अब जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। किसके थ्रू, क्योंकि न्यूक्लियस में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं, उनके थ्रू वायरल डीएनए और इंटीग्रेज एंजाइम न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होस्ट सेल का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, तो इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से होस्ट सेल का डीएनए कट करके यहाँ पर ये जो वायरल डीएनए है ये इंटीग्रेट हो जाता है, और वो भी किस एंजाइम की मदद से, इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से। इंटीग्रेज एंजाइम एक वायरल एंजाइम है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि स्टेप नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो क्या होगा कि
अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनेंगे, वायरल एमआरएनए बनेगा, वायरल एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, यानी कि स्टेप नंबर 7 ट्रांसलेशन, जिससे कि प्रोटीन्स बन जाएंगी। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये कैप्सिड बनाने के लिए भी यूज की जाती है, और इनमें कुछ प्रोटीन्स वायरल प्रोटीन यानी कि वायरल एंजाइम के लिए भी यूज कर ली जाती हैं। तो प्रोटीन बन गया। अब इनमें से कुछ एमआरएनए, क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रैंड होते हैं तो कुछ एमआरएनए जीनोम बना लेते हैं, किसका, वायरस का। और इस तरीके से हमारे कैप्सिड के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो भी बन जाता है, और हमारा जीनोम यानी कि वायरस का जीनोम भी कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा असेंबली, यानी कि जीनोम बन गया, कैप्सिड बन गया, अब इनकी असेंबली होगी। तो असेंबली के बाद क्या होगा कि जो हमारा वायरल का पूरा मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, बडिंग के थ्रू ये सेल से बाहर निकल जाएगा। अब ये भी चीज है कि जो इसकी एनवलप है ये कैसे बनी, तो जो एचआईवी का एनवलप होता है वो किससे डेराइव होता है, वो डेराइव होता है होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि टीएच सेल या मैक्रोफेज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बन जाता है। तो इस तरीके से फिर ये बडिंग के थ्रू इस सेल से बाहर निकल जाएगा, यानी कि रिलीज ऑफ वायरस। अब ये वायरस तो निकल गया, ठीक है, उसने अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली, एक वायरस से काफी सारे वायरस बन गए। लेकिन उसके बाद इस सेल का क्या हुआ, ये जो टीएच सेल है इस सेल का क्या हुआ, इसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि लाइटिक प्रोसेस होगी और ये जो टी सेल होगी इसकी डेथ हो जाएगी, और ये जो वायरस रिलीज हुए हैं अदर टीएच सेल या मैक्रोफेजेस सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये है पूरी लाइफ साइकिल एचआईवी वायरस की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब हम ये देखते हैं कि एचआईवी वायरस में कौन सी प्रोटीन्स होती हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे कि पहले भी बताया था कि एचआईवी वायरस में टोटल 9 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो 9 जीन्स होती हैं ये ही तो अनकोड करेंगे प्रोटीन्स। तो इनमें से जो 3 जीन होती हैं कौन कौन सी, ENV, गैग एंड पोल। तो ये तीनों जीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को अनकोड करती हैं। कौन सी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन को। और जो पोल प्रोटीन होती है ये जो वायरल एंजाइम्स होते हैं उनको भी अनकोड करती है, यानी कि इंटीग्रेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और कौन सा होता है, प्रोटीएज एंजाइम। तो पोल जीन इन 3 एंजाइम को भी एनकोड करता है जो कि वायरल होती है, यानी कि वायरस में प्रेजेंट होती हैं। जिसमें कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसमें दोनों तरह की एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरी कौन सी, आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एक्टिविटी। तो ये कुछ वायरल प्रोटीन है जो कि जीन्स के द्वारा एनकोड होती हैं। और इन 3 जीन्स के अलावा और भी जीन्स है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो एक टेबल के थ्रू हम देखते हैं। तो जैसे कि आपको इस टेबल में दिख रहा है, एक तरफ है जीन्स के नेम और दूसरी तरफ उनके फंक्शन दिए हुए हैं कि वो कौन से प्रोटीन को अनकोड करते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं वायरस से रिलेटेड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट में 2016 में पूछा गया था कि विच फैमिली ऑफ वायरस हैज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि वायरस की कौन सी फैमिली है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट हो। तो हमने एनिमल वायरस में ही 7 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन जिन्हें कहते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो वायरस यानी कि एनिमल वायरस के जीनोम होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी होगी, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस किसमें होता है, पैरवो वायरस में होता है। पैरवो का मतलब क्या होता है, पैरवो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पुअर, यानी कि जनरली आपने देखा होगा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डीएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो पुअर फॉर्म में हम बोल सकते हैं इसको। तो क्या है इसका आंसर, पैरवो वेरिडी। और अगर हम और वायरस के बारे में बात करें तो जो हर्पस होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, और पॉक्स वायरस में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, और रेट्रोवायरस में जो कि इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था +10 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि ये भी गेट
2019 में आया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एनकोडेड बाय द HIV जीनोम, कि जो HIV जीनोम यानी कि HIV वायरस के थ्रू इनमें से कौन सा एंजाइम एनकोड होता है। तो जहां तक हम HIV की बात करें, रेट्रोवायरस हमारे दिमाग में आ जाता है, और रेट्रोवायरस का मेन एंजाइम कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका आंसर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड HIV जीनोम एनकोड करता है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवायरस। ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, इसको आप अपने आप करने की कोशिश करना, आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।